कैसे सभी प्यारे प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और बोर्ड परीक्षा की जो तारीख है वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। क्योंकि प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट आ चुकी है और आप सभी को पता है कि आपकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इस सीरीज का ये 16 यानी 16वां नंबर का ये वीडियो है। तो आई होप आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। लाइक आप तभी करेंगे जब आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी समझ में आए, क्वेश्चन के आंसर जो बताए जा रहे हैं वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? पहला ऑप्शन आपका NS इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है N+1 ब्रैकेट D इलेक्ट्रॉन, N-1 D इलेक्ट्रॉन और NS तथा NS प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रखना है बेटा कि N+1 और ये D इलेक्ट्रॉन तो ये D ब्लॉक तत्व में होते ही नहीं है। NS इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो ऑक्सीकरण, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसी भी ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है किसी भी संक्रमण धातु की, वो इसकी वजह से नहीं होती है, ना ही केवल N-1 D इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है, मेरे साथ अभी याद कर लेंगे कि जो NS प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो ही वो ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं और अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या संक्रमण धातुएं जो होती हैं वे एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो NS और N-1 D इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मुक्त होते हैं, इसीलिए ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है वो है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो NS प्लस N-1 D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर ये पूरी तरह से भरे हैं, अगर ये पूरी तरह से फुलफिल्ड है, क्या है बेटा, फुलफिल्ड है, तो ये अवस्था प्रदर्शित नहीं करेंगे। कौन सी? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन या फिर जिंक, इनमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टाइटेनियम, वैनेडियम और आयरन होते हैं, इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो जिंक होता है, ये NS और N-1 D इलेक्ट्रॉन इनके पूरी तरह से फुलफिल्ड होते हैं, भरे होते हैं, पूर्णतया भरे होते हैं। इसको हिंदी में लिख सकते हैं पूर्णतया भरे होते हैं, इसीलिए जो जिंक होता है ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं इनको 3D, 4D, 5D, 6D में बांटा गया है और ये श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में बांटा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है 4D सीरीज। 4D सीरीज की क्या बोलते हैं बेटा? 4D को बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के सदस्य या द्वितीय श्रेणी के तत्व। तो द्वितीय श्रेणी के तत्व इसमें कौन सा है? एक तो पहला 37 वाला है। 37 ये परमाणु क्रमांक आपको बताया गया है, 47 परमाणु क्रमांक, 57 परमाणु क्रमांक और 30 परमाणु क्रमांक। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जब आपको परमाणु क्रमांक याद रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अच्छा 3D की बात करें तो 21 से लेकर के कहां तक होते हैं? 30 तक होते हैं। 21 किसका होता है? स्कैंडियम का, और 30 किसका होता है? जिंक का होता है। ठीक है,
अगर हम 4D श्रेणी की बात करते हैं तो 4D श्रेणी में जो होता है 39 से लेकर के 48 तक, 39 से लेकर के 48 तक, ये आपको याद रखना है। ये ट्रियम से शुरू होता है, कैडमियम तक जाता है। ये ट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, ये ट्रियम है और ये कैडमियम है। तो यहाँ पर 4D सीरीज पूछा गया है, तो देखिए 39 से शुरू होता है और 48 परमाणु क्रमांक तक ये 4D सीरीज रहती है। तो 4D सीरीज का अंतिम सदस्य कौन सा है? कैडमियम है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 48 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है वो 4D सीरीज के होते हैं। अगर हम 5D सीरीज की बात कर लें तो जो 5D सीरीज होता है वो लेंथेनम शुरू होता है, लेंथेनम से शुरू होता है और 57 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है बेटा? ये 57 शुरू होता है और हाफनियम पे खत्म होता है, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 72 होता है। अगर हम 6D की बात करें तो 6D में एक्टिनियम से शुरू होता है और एक्टिनियम में जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 89 और ये खत्म होता है UNB पे, और UNB का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 112। याद रखना है आपको, ये 6D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। आपसे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी भी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो संक्रमण तत्व में 4D सीरीज होता है वो 39 से लेकर के 48 तक होता है। मैंने आपको 21 से लेकर के 30 तक 3D श्रेणी बताई और 39 से लेकर 48 तक 4D श्रेणी बताई, और 57 से 72 तक यानी 72 तक आपको 5D सीरीज बताई, और 6D जो सीरीज होता है वो 89 से लेकर के 112 तक होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण तत्व में 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है? 47 परमाणु क्रमांक वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व नहीं है। ये आपको बताना है संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है। तो ये आपको पता है, आपके सामने 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं, S, P, D और F होते हैं। तो S यहाँ होता है, P यहाँ होता है, D इनके बीच में होता है और F ब्लॉक आवर्त सारणी में सबसे नीचे होते हैं। ये आपको पढ़ाया गया है, आपकी क्लास में पढ़ाया गया है ना। इस तरीके से ये आवर्त सारणी है ना, और आवर्त सारणी में सबसे नीचे जो होते हैं वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा गया संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है। जितने भी D ब्लॉक के तत्व होते हैं ये सब क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा? संक्रमण तत्व होते हैं। और संक्रमण तत्व कौन से नहीं होते हैं? मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे संक्रमण धातु जो मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संकर आयन नहीं बनाते हैं, वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो इसमें से जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है, पारा है ना, ये सभी यहाँ पर हो जाएंगे। ये इनमें से कोई भी एक भी तत्व या एक भी धातु क्या नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न तत्वों में से लेंथेनाइड कौन सा तत्व है? लेंथेनाइड आपको पता है कि D ब्लॉक का तत्व है और लेंथेनाइड से शुरू होते हैं। तो लेंथेनाइड में देख लेते हैं कौन सा तत्व है। एक रेडियम है, सीरियम है, एक्टिनियम है और जर्कोनियम है। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लेंथेनाइड तत्व है वो कौन सा है? वो है सीरियम। ठीक है, रेडियम तो आपने पढ़ा है, S ब्लॉक का तत्व है। एक्टिनियम का कौन सा तत्व है? एक्टिनॉइड का सदस्य है। इसी तरह जर्कोनियम भी लेंथेनाइड तत्व नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा तत्व है आपका लेंथेनाइड तत्व? सीरियम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं इसका PDF आपको AVS की पाठशाला टेलीग्राम पे मिलेगा। जो बच्चे पहली बार AVS की पाठशाला यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, D ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणिक गुणों को लिखिए अथवा संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 लक्षण पूछा इसने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो D ब्लॉक तत्व होते हैं, D ब्लॉक तत्व कौन होते हैं? जो S और P के बीच में होते हैं। S और P ब्लॉक तत्वों के बीच में जो होते हैं, तत्वों के मध्य में
जो होते हैं वे डी ब्लॉक तत्व होते हैं। और डी ब्लॉक तत्व को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। या इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कह लो या ट्रांजिशन मेटल कह लो। अगर इनके हम गुणों की बात करें, किसकी बात करें बेटा? अगर हम इनके गुण की बात करें, यहाँ पर अगर हम इनकी गुण की बात करें तो नंबर 1 हो जाएगा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बेटा वो होता है NS 0 से 1 तथा N-1 D 1 से लेकर के 10 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये आपको याद रखना है। दूसरे गुण की बात करें तो ये संकर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? संकर यौगिक बनाते हैं। संकर यौगिक का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको कहा जाता है। तीसरा है ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंगीन यौगिक बनाते हैं। चौथा कैरेक्टर क्या है? ये मिश्र धातु बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु। मिश्र धातु में एक एग्जांपल है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु जो होता है इसमें 95% कितना? 95% लेंथनम होता है। लेंथनम भी क्या है? एक प्रकार का डी ब्लॉक का तत्व है। उसके अलावा इनमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। यानी कि ऐसे यौगिक, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 0 से 1 की तथा N-1 D 1 to 10 के बीच में होता है, ये क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये इनके गुण है। दूसरा संकर यौगिक बनाते हैं। तीसरा रंगीन यौगिक बनाते हैं। चौथा मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु में एक एग्जांपल है मिश्र धातु, इसमें 95% लेंथनम होता है। और पांचवा है उत्प्रेरक का गुण उनके अंदर होता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जैसे कि अनुचंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? तो यहां पर आप लोग हेडिंग बना लेंगे संक्रमण तत्व क्या है। देखिए, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो S तथा P ब्लॉक, किसके? S तथा P ब्लॉक तत्वों के मध्य रखे होते हैं। आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। अच्छा, ये पूछ रहा है कि संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो डी ब्लॉक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS 0 से 1 और N-1 D प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यानी कि अगर हम बात करें इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हैं, कौन? अंतिम इलेक्ट्रॉन वो डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। डी उपकोष में, कहां पर? डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये आवर्त सारणी में S तथा P ब्लॉक के मध्य में उपस्थित होते हैं। इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं या संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं? कारण सहित आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं इसमें जितने भी जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातु
कि चाहे ठोस अवस्था की बात कर लें, चाहे विलयन अवस्था यानी द्रव अवस्था की बात कर लें, तो दोनों में प्रकार में ये रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी रंगीन प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो रंग जो बन रहा है कोई मतलब ये जो संक्रमण धातुएं होती हैं ये रंगीन क्यों होती हैं, इसका कारण क्या है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये रंगहीन या फिर सफेद होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। इसका कारण ये है कि जो लिगैंड्स होते हैं जैसे कि जल हो गया और अमोनिया हो गया, इस तरह से कुछ लिगैंड्स हैं, साइनाइड हो गया, क्यों, क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या बनाते हैं, हमने क्या बताया था अभी, संकर यौगिक बनाते हैं। संकर यौगिक मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तभी बनता है जब कोई मेटल के साथ में लिगैंड अटैच हो जाए। ठीक है, क्या अटैच हो जाए, लिगैंड अटैच हो जाए। आपको लिगैंड के बारे में सब कुछ बताया गया होगा, लिगैंड क्या होते हैं, किस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, और वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, कितने लिगैंड होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सब कुछ बताया गया है आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो लिगैंड होते हैं ये चुंबकीय प्रभाव से डी जो कोष होता है, कौन सा डी कोष होता है, इसको दो समूहों में विभाजित कर देते हैं। उनको क्या कहते हैं, T2G और EG बोलते हैं। तो T2G और EG में भी विभाजित हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, DD स्प्लिटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, DD स्प्लिटिंग कहलाती है, या फिर DD विखंडन इसको बोलते हैं। T2G और EG की ऊर्जा जो है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है, तथा ऊर्जांतर दृश्य प्रकाश की ऊर्जा के तुल्य होता है, यानी ऊर्जा का अंतर इतना होता है कि वो दृश्य प्रकाश यानी कि वो दिखता है हमको। ठीक है, और यही कारण है कि डीडी जो संक्रमण होता है, डीजी जो ट्रांजिशन होता है, वो T2G से EG में और EG से T2G में कन्वर्ट होता है। इसके लिए दृश्य प्रकाश में उपस्थित आवश्यक तरंगदैर्ध्य का अवशोषण होने के कारण शेष तरंगदैर्ध्य का पूरक दिखाई देता है। आपको ये तो बात तो पता ही होगा कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, वो जिस कलर को अवशोषित करता है वो कलर नहीं दिखाता है, जिस कलर को परावर्तित करता है उसको वो दिखाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश होते हैं जिनको वो अवशोषित कर लेता है तो वो नहीं दिखाते हैं, जो जिनको परावर्तित कर देता है वो दिखाई देता है। और ये प्रोसेस होती कब है, जब डीडी स्प्लिटिंग होती है, यानी कि डीडी ट्रांजिशन होता है T2G से EG में, और EG से जब T2G में कन्वर्जन होता है तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी का अंतर इतना होता है कि वो हमें दिखाई देता है। यही कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। आपको इतना लिखना है कि जो S और P ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगहीन या सफेद होते हैं, लेकिन D ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसका कारण यह है कि जो D उपकोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें DD स्प्लिटिंग यानी DD विखंडन होता है, जो कि T2G और EG में टूट जाते हैं, और इनके अंतर अलग अलग ऊर्जा के होते हैं दोनों, और ऊर्जा का अंतर इतना होता है कि वो दृश्य प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी लिखिए। किस पर, लेंथेनाइट संकुचन पर टिप्पणी लिखिए, और लेंथेनाइट संकुचन क्या है इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो लेंथ 8वां का क्वेश्चन पूछा गया, लेंथेनाइट तत्वों का आकार लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक कम होता जाता है, ऐसा क्यों होता है। लेंथेनाइट संकुचन की व्याख्या कीजिए, इसको संक्षेप में लिखिए, लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ये आपको समझना है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही है, और ये टेबल आपको अच्छे समझना है। देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल में लेंथेनाइट के कुछ तत्व दिए गए हैं, जैसे लेंथेनम है, सीरियम है ना, इस तरीके से ये सभी तत्व यहाँ ल्यूटियम तक दिए गए हैं, लेंथेनम से लेकर के ल्यूटियम तक। तो आपको यहाँ देखना है जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपनी क्वालिटी को बेहतर कर लीजिए, क्वालिटी पे जाकर के वहां पर 360 कर लीजिए, 480 कर लीजिए, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए जो परमाणु त्रिज्या है वो 187 से लेकर के 173 तक यानी यहाँ पर घट रहा है, और यहाँ पर आणविक त्रिज्या की बात करें तो 106 से लेकर के 86 हो रहा है। ये जो परमाणु त्रिज्याएं होती है, जो आणविक त्रिज्याएं होती है, ये घटती हैं। क्या होती है, घटती हैं। इसी वजह से इसी घटना को बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब इसका कारण क्या है, मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ इसका कारण बताने के लिए, ठीक है। इसका कारण ये है कि जो यहाँ पर येलो कलर कर लें, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं के मान घटते हैं। ये प्रभाव क्या कहलाता है, लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। मैंने भी आपको बताया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, उनके जो तत्व होते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे जो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या है वो घटती जाती है, और इसी घटना को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो लेंथेनाइड संकुचन का कारण ये है कि जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यानी कि क्षीण परिरक्षण प्रभाव। क्षीण परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके सामने एक न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ये पांचवा ऑर्बिट, ये छठवां ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट होते हैं। तो मान लो यहाँ पर 4f का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने ज्यादा यहाँ इस 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा यहाँ से इसका न्यूक्लियस की ओर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उसकी साइज उतनी ही छोटी होती जाती है। क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। और आपको पता है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या इस तरह से क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो परिरक्षण प्रभाव मतलब होता है शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है कि उसको सील्ड करके रखना, पैक करके रखना। तो यहाँ पर क्या होता है, पैक जो है ये प्रभाव क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक का धनावेश बढ़ता है, वैसे 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 नाभिक का धनावेश भी बढ़ेगा, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या वही बढ़ेगा। और चूंकि f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, अतः बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। और आकर्षण बल अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उनका साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो परमाणु त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। और परमाणु त्रिज्या अगर छोटी हो जाएगी तो उसी को बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी अम्लीय SO2 तथा HCl के साथ क्रिया लिखिए। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि, और बनाने की विधि में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान विधि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा। ये सबसे आसान विधि है और इसके द्वारा आप बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होगी, Na2Cr2O7 प्लस 2KCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बनाएगा K2Cr2O7 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl बाहर हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पर इसके रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहला है SO2 के साथ क्रिया। SO2 के साथ अगर हम क्रिया कराएं इसकी, तो ध्यान से देखिएगा, K2Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H2SO4। तो यहाँ पर हम 3 मोल लेंगे इसके, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस साथ में निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो SO2 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, SO4 में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रिएक्शन कौन सी है, दूसरी रिएक्शन आपकी दी गई है HCl के साथ। HCl के साथ क्रिया, HCl के साथ आप क्रिया कराएंगे
तो ध्यान से समझिएगा, दो तरह से Cl के साथ रिएक्शन होती है। अगर हम K2Cr2O7 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ। किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम गर्म HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे और एक बार ठंडे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर हम गर्म HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ HCl लेना पड़ता है। कितने मोल? 2 मोल लेते हैं। और यहाँ से क्या निकलता है? ये निकलता है 2KCrO3Cl प्लस H2O बनाता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट। पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट। या इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी को बोलते हैं पेटिगाट लवण। पेटिगाट लवण इसको बोलते हैं, याद रखना, पेटिगाट लवण इसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो 14HCl के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर जो बनाएगा वो 2KCl प्लस यहाँ से 2CrCl3 प्लस 7H2O प्लस यहाँ से निकल जाएगा 3 मोल ऑफ Cl2। यानी कि यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? क्लोरीन का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर क्या बन रहा है? 2KCrO3Cl, यानी इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट और ये इसी बोलते हैं पेटगाट लवण बोलते हैं। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? इसे संक्रमण तत्वों के संदर्भ में समझाइए। 2015 में क्वेश्चन आया है और अथवा करके यही क्वेश्चन संक्रमण तत्व विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है क्यों, ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो परिवर्ती आक्सीकरण संख्या मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के किसी भी तत्व द्वारा एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करना ही परिवर्ती आक्सीकरण संख्या यानी कि परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था कहलाती है। मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जनरली उनमें क्या होता है कि एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अब इसी गुण को बोलते हैं परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। अब परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें NH1 से 2 और N-1 D 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और इन दोनों में जो ऊर्जा होती है, इन दोनों के ऊर्जा का अंतर जो होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं S वाले वो D में और D वाले S में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है। अपना ऑर्बिटल चेंज कर देते हैं और ऑर्बिटल जब चेंज कर देते हैं तो वो ऑक्सीकरण अवस्था एक से ज्यादा प्रदर्शित करने लगते हैं और इनमें जो ऊर्जा का अंतर कम होता है इसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनाने में भी दोनों जो NS है और जो N-1 D इलेक्ट्रॉन है ये दोनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? NS1 से 2 और N-1 D 1 to लेकर 10 तक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जो कोष हैं इनके कोष के ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। जब ऊर्जा का अंतर कम होता है तो ये बॉन्ड बनाने में प्रयुक्त होते हैं दोनों, इसीलिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं? इनके द्वारा अंतराकाशी यौगिक तथा रंगीन आयन बनाने को स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। संक्रमण तत्व मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं या संक्रमण धातु कहते हैं क्योंकि ये S और P ब्लॉक के तत्व के दोनों के बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक है। और इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब इनको अंतराकाशी यौगिक और जो रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनके अंदर क्यों होती है? अंतराकाशी यौगिक का मतलब यह होता है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं यानी कि जो इनका धातु होते हैं ये इन धातुओं के बीच में
एक बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा स्थान होता है, इसे अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। और स्थान में कोई अधातु आकर के अगर उसमें बिठा दिया जाए तो उससे उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि धातुओं और अधातुओं के बीच में बॉन्डिंग बहुत कम होती है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है, इसको अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, संक्रमण धातुओं में अनेक अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि संक्रमण धातुओं के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के छोटे अधातु परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरान आदि द्वारा यह स्थान ग्रहण करने पर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई धातु ऐसा है जो डी ब्लॉक का तत्व है, उसमें हाइड्रोजन डाल दो या कार्बन डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, बोरान डाल दो, इस तरह से क्या करते हैं, डाल देते हैं तो एक यौगिक निर्माण कर लेता है, उसे बोलते हैं अंतराकाशीय यौगिक बोलते हैं। अब अंतराकाशीय यौगिकों में धातु और अधातु परमाणुओं के मध्य कोई निश्चित बंध नहीं होता है, इसलिए ना तो आयनिक होते हैं ये और ना ही सहसंयोजी प्रकार के होते हैं। इन यौगिकों में अधातु जो परमाणु उपस्थिति के कारण इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने भी आपको बताया रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुणों में इनकी तन्यता, याद रखना, तन्यता और आघात वर्धनीयता घट जाती है। तन्यता का मतलब होता है जो पतली तार बनाई जा सकती है, और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है इसकी जो सीट यानी चद्दरें बनाई जाती हैं ये घट जाती है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी घट जाती है। ठीक है, ये नहीं बना सकते आप। तो तनन सामर्थ्य इनमें बढ़ जाते हैं। तनन सामर्थ्य का मतलब होता है ये स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल लिया गया है, अंतराकाशीय स्थानों में कार्बन की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण, कार्बन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये इस्पात यानी स्टील और ढलवा लोहा जो बनाते हैं वो कठोर हो जाता है। इसीलिए इसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन मिला देते हैं। किसमें, डी ब्लॉक के तत्व में से लोहे में कार्बन मिला दिया गया तो इसको स्टील बोल देते हैं। और जो कार्बन की मात्रा मिला देते हैं, जैसे रेल की पटरियां हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाते हैं। चलिए, और मैंने आपको रंगीन आयन क्यों बनाते हैं इसको भी आपको अच्छे समझना है। मैंने आपको रंगीन आयन बनाना बता दिया है कि क्यों ये बनाते हैं, क्योंकि इनके पास जो n-1 डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैकेंट होते हैं, और वैकेंट होने के साथ साथ ये जो है क्या बनाते हैं, संकर यौगिक बनाते हैं। और जो संकर यौगिक बनाते हैं तो जो T2G और EG में स्प्लिटिंग होती है DD, उनमें ऊर्जा का अंतर जो होता है वो काफी होता है, अलग अलग ऊर्जा के होते हैं, तो उनके बीच में जो ऊर्जा होती है वो दृश्य होती है, यानी वो हमको दिखाई देती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित दो यहाँ पर दिए गए हैं, दो आयन दिए गए हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। एक Cr3+ है और एक Ce+4 है। तो Cr3+ ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार का डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्व में ये क्रोमियम है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24, और 24 में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे, यहाँ से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी ये 21 कौन सा तत्व है, स्कैंडियम। यानी जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वही विन्यास क्रोमियम 3+ का होगा। और ये आप लोगों को पता होगा, ये स्कैंडियम का 21 होता है, 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। अगर हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सिर्फ क्रोमियम का, प्लस ना लगाओ, ये होता है 3d4 और 4s2 होता है। लेकिन होता क्या है कि ये अपवाद स्वरूप होता है कि 3d5 और 4s1 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर प्लस चार्ज लग गया है, क्या लग गया है, प्लस चार्ज लग गया है, और जब प्लस चार्ज लग जाता है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और जब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d3 हो जाएगा। यानी कि ये आपका इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, साफ साफ लिख दें कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले मैं लिख देता हूँ, ये है क्रोमियम, और क्रोमियम होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 और 4s1 होता है। लेकिन अगर हम क्रोमियम 3+ की बात करें तो इसमें से 24 - 3 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 21,
और 21 के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3D3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें Ce4+ यानी सेरियम 4+, तो जो सेरियम होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 4f1 5d1 और 6s2 होता है। अगर हम Ce+4 की बात करें तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये हो जाएगा 4f0 5d0 और 6s0 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरा क्वेश्चन ये है इसी में कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र लिखिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है क्रोमेट, किसका, क्रोमेट की संरचना सूत्र बनानी है। तो क्रोमेट का फार्मूला होता है CrO4 2-, ये है क्रोमेट। और क्रोमेट की अगर हम संरचना की बात करें तो ये क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ 2 बॉन्ड इस तरह से जुड़े होंगे और इसके साथ एक बॉन्ड इस तरह से माइनस के साथ लगा होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी माइनस साथ लगा होगा। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 बॉन्ड बना रहा है। और इतना आपको याद रखना है कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल कितना होता है, 109, कितना होता है, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री इनके बीच का एंगल होता है। और जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो होती है 168.5 एंगस्ट्रॉम, ये बॉन्ड लेंथ होती है किसमें, क्रोमेट में। अगर हम डाइक्रोमेट की बात करें, किसकी बात करें, डाइक्रोमेट की, तो यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जो होता है वो होता है, इसमें फार्मूला होता है Cr2O7-2, ये होता है क्रोमेट का फार्मूला। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, है ना, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का जो फार्मूला होता है वो होता है Cr2O7-2। क्या होता है, Cr2O7-2 होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसका जो सूत्र मतलब संरचना है, Cr के साथ एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा होगा और इसके साथ में 7 ऑक्सीजन होने चाहिए, यानी कि अब 3 इधर होने चाहिए, 3 इधर होने चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस तरीके से, एक ऑक्सीजन इस तरीके से और एक ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस के साथ जुड़ा होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे और एक ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस चार्ज के साथ जुड़ा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है ये, इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूं मैं, ये जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 123 डिग्री। कहीं कहीं पर आपको 124, 125 भी देखने को मिलेगा। और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है। ये संरचना आपकी परीक्षा में 2020 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए और इनके मुख्य उपयोग बताइए। तो लेंथेनॉइड के उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो उदाहरण है लेंथेनॉइड तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो लेंथेनम है। क्या है, लेंथेनम, लेंथेनम एक तत्व है। उसके अलावा सीरियम है, सीरियम कह लो या सेरियम कह लो, बहुत जगह सेरियम भी लिखा होगा, सीरियम भी लिखा होगा। उसके अलावा ल्यूटिटियम भी है। क्या है, ल्यूटिटियम, ये क्या है, ये सभी एग्जांपल है। 2 उदाहरण बताने थे, तो लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, ल्यूटिटियम हो गया। उसके अलावा क्या है, यूरोपियम भी एक एग्जांपल है, ये भी लिख लेंगे, यूरोपियम। क्या है, यूरोपियम, यूरोपियम, तो यूरोपियम भी एक एग्जांपल है। यूरोपियम लिखते हैं EU से और इसको लिखते हैं LU से, LU है ये, याद रखना LU, ठीक है। सीरियम को CE से लिखते हैं, लेंथेनम को LA से लिखते हैं। अगर हम इनके उपयोग की बात कर लें तो इसका जो उपयोग होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मिश्र धातु बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें, मिश्र धातु बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
मिश्र धातु में मैंने क्या बताया था आपको, मिश्र धातु में सबसे बढ़िया है जो मिश्र धातु, एक है मिश्र धातु। मिश्र धातु मैंने क्या बताया था आपको, 95% इसमें क्या होता है बेटा, 95% इसमें होता है लेंथेनम होता है। बाकी इसमें एल्युमिनियम भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, कार्बन भी होता है, इस तरीके से इसमें कई सारे तत्व भी होते हैं। तो मिश्र धातु बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, मिश्र धातु बनाने में। ये पहला हो गया। दूसरा इसका उपयोग है जेट के पुर्जे बनाने में। जेट जानते हैं आप लोग ना, जेट जो लड़ाकू जेट होते हैं, तो जेट के पुर्जे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम तीसरा इसका उपयोग देखें तो गैस लैंप के मेंटल बनाने में। गैस लैंप आपने देखा होगा, गैस लैंप का जो मेंटल होता है, मेंटल, गैस लैंप का मेंटल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस का जो मेंटल होता है गैस लैंप का, उसमें क्या इस्तेमाल किया था, उसमें सेरियम और थोरियम के ऑक्साइड जो इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या, सेरियम और थोरियम के ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम चौथे उपयोग की बात करें तो रंगीन शीशे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रंगीन शीशे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, मिश्र धातु बनाने में, जेट विमान के पुर्जे बनाने में, गैस लैंप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं, और उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। इनके दो गुणों की व्याख्या करना है आपको। पहला है चुंबकीय गुण, दूसरा विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं। विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। अगर हम चुंबकीय गुण की बात कर लें तो चुंबकीय गुण के आधार पर 3 भागों में इनको बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, डी ब्लॉक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक कब होते हैं, जब इसमें क्या होता है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। मतलब कि कोई भी मतलब तत्व है, अगर उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड पाए जाते हैं, युग्मित हैं। जैसे मान लीजिए डी 3d5 हो गया मान लो। अगर हम 3d5 की बात कर लें तो देखिएगा यहाँ पर डी में कितने खाने होते हैं, 5 खाने होते हैं, आप सबको ये पता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सभी क्या है, अयुग्मित है। लेकिन अगर हम बात करें कि सब ये युग्मित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। तो अगर जो युग्मित होते हैं वे सभी क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। यानी इसमें कोई अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं आगे फार्मूला भी बताएंगे आपसे, ठीक है। दूसरा है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय कहलाते हैं। वे सभी परमाणु तो अनुचुंबकीय कहलाते हैं वे सभी परमाणु अथवा आयन जिनके पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक, अनुचुंबकीय तत्व कहलाते हैं, है ना। और अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय अनुचुंबकत्व उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा, यानी अनुचुंबकीय गुण उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। देखिए जो चुंबकीय गुण होता है डी ब्लॉक तत्व के वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है लौह चुंबकत्व या लौह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उसको प्रतिकर्षित किया जाएगा, अपनी ओर आकर्षित नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएगा उसको आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसमें अनुचुंबकत्व का गुण होगा, उतना ज्यादा वो प्रतिकर्षित किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिज्म। प्रबल अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकीय गुण रह जाता है, जैसे लोहा, जैसे क्या है, लोहा है। मतलब इसको चुंबक के पास ले जाएंगे तो क्या है, बहुत तेजी से खींचता है, और थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि अगर इसको हम यहाँ से चुंबक हटा भी दें,
जब चुंबक हटा देते हैं तो क्या होता है, जब चुंबक हटा देते हैं तब भी उसके अंदर उसके बाद अगर छोटे छोटे लोहे की कील ले जाओ तो उनको क्या करता है, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को हटाने के बाद भी अगर ऐसे तत्व हैं जिनमें चुंबकीय गुण रहता है तो उनको लौह चुंबकीय तत्व कहा जाता है। अब जो चुंबकीय आघूर्ण मैंने कहा था, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट करते हैं म्यू से और इसका फार्मूला होता है अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट टन। यानी ये क्या है, इसकी यूनिट है, ये इकाई है। यानी चुंबकीय आघूर्ण की क्या है, इकाई है। n क्या है, जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब जैसे मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 1, यानी कि यहाँ पर हो गया 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1+2 यानी 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 का मतलब क्या है, ये 0 से ज्यादा है ना, जब 0 से ज्यादा है यानी कि ये आकर्षित करेगा, इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर हम n की वैल्यू 0 रख दें, n की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करेगा तो वो अनुचुंबकीय, वो प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, जो प्रतिकर्षित करे प्रतिचुंबकीय, जो आकर्षित करे अनुचुंबकीय, याद रखना इस बात को। तो सभी संक्रमण तत्वों इनको छोड़ करके, जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को, इनको छोड़ करके आधे भरे हुए होते हैं इनके उपकेश, और आधे भरे होने के कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये सब क्या है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मैं आपको अलग से 5 मिनट का एक टॉपिक वीडियो बना के दे दूंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।